नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त है हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड का। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय से मुलाकात कर मेडिकल कॉलेज की समीक्षा की, स्थापना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी जैसे पर्वतीय और महत्वपूर्ण जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और पूरे गढ़वाल मंडल की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और विधायक ने टिहरी की स्वास्थ्य जरूरतों और मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उत्तराखंड में शहीद सैनिकों की स्मृति में बनाए जा रहे सैन्य धाम का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य सरकार ने इसके उद्घाटन की तैयारियां तेज कर दी हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सितंबर महीने में प्रदेश भर में शहीद समापन यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के समापन अवसर पर केंद्रीय नेतृत्व की उपलब्धता के अनुसार सितंबर के अंत तक सैन्य धाम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित होगा और इसे राष्ट्र और प्रदेश की जनता के लिए प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित अल्पसंख्यक मोर्चा के लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के स्थान पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को महिलाओं के अधिकार, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उत्तराखंड की उन्नति शर्मा ने महिला 63 किलोग्राम भार वर्ग की जूडो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्नति की इस उपलब्धि से पूरे उत्तराखंड में खुशी और गर्व का माहौल है। पदक जीतने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया और परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। बचपन से खेल के प्रति समर्पित उन्नति ने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्नति शर्मा को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि को प्रेरणादायक बताया है। हम सब बहुत खुश है। कल से ही पहले तो हमें डर लग रहा था, जैसे जैसे उसकी फाइट हुई, उसने पहली 2 फाइट्स बहुत अच्छी खेली, पर जब उसकी फाइनल की फाइट हुई तो फाइनल में जाने के लिए सेमीफाइनल की फाइट हुई तो उसमें उसने पहले अच्छा करा, फिर उसने थोड़ा हार गई वो, फिर वो ब्रॉन्ज के लिए गई तो हमें थोड़ा उस टाइम डर लगा, बट फिर हमें उस पर विश्वास था कि वो बहुत अच्छा ही करेगी। तो जब वो ब्रॉन्ज की फाइट जीती तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग मतलब मैं तो लिटरली रो रही थी उस टाइम पे, और मतलब कि जो भी वो फीलिंग होती है हम उसको बयान नहीं कर सकते कि उस मोमेंट में हम कैसा फील कर रहे थे। बट मुझे और मेरे पेरेंट्स को और मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा है कि हमारी बहन इंडिया को इतना ऊपर तक लेके गई है, और उत्तराखंड का भी नाम उसने बहुत ज़्यादा रोशन किया है, और अपने सारे सबका ही नाम रोशन। टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक किशोर उपाध्याय के बीच चल रही सियासी बयानबाजी अब फिलहाल थमती नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों नेताओं को एक साथ बुलाकर स्पष्ट संदेश दिया कि विकास के मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गढ़वाल क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और मेडिकल कॉलेज इसी दिशा में बड़ा कदम है। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। देखिए, द्वंद्व कुछ नहीं है। जहां मेडिकल कॉलेज की प्राथमिक तौर पर आवश्यकता है, वहां वो मेडिकल कॉलेज बनना है और केवल एक ही मेडिकल कॉलेज थोड़ी उत्तराखंड में बनना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांतिकारी कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में ये एक पहला कदम है। तो जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां बनने हैं और प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में कदम आगे भविष्य में भी उठाए जाने चाहिए। तो ये सभी को समझना होगा कि उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ योजनाएं आनी हैं। अब भी उत्तराखंड सरकार के जन संवाद और जन समस्या समाधान अभियान यानी जन जन की सरकार जन जन के द्वार को लेकर प्रशासन की ओर से बड़े आंकड़े जारी किए गए हैं। इस दौरान अभियान के दूसरे चरण में अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की है, जबकि पहले और दूसरे चरण को मिलाकर ये संख्या 6.5 लाख के पार पहुंच गई है। अभियान के तहत प्रदेश भर में 198 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 23,219 जन शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 20,808 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं 81,000 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि अधिकारी खुद जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं का समाधान करें। मानसून के चलते उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है। प्रशासन के रियल टाइम सिस्टम के मुताबिक राज्य में इस समय 135 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इनमें 104 सड़कें पीएमजीएसवाई और 31 सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और स्लिप की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर पहले से जेसीबी और मशीनें तैनात की गई हैं, ताकि सड़क बंद होने पर 25 से 30 मिनट में रास्ता खोला जा सके। इसके अलावा प्रशासन ने ऐसे स्थानों की पहचान कर ली है जहां लगातार मलबा गिरने की संभावना बनी रहती है। पूरे हाँ सर, पहला तो ये कि मानसून लगातार पीक पे है, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? इस समय हमारे पास जो एक रियल टाइम हमारा रोड क्लोजर हमारा जो सिस्टम है, उसमें भी 135 सड़कें इस समय बंद हैं। इसमें से 104 सड़कें जो है वो पीएमजीएसवाई की हैं। रेस्ट जो बचती हैं हमारी 31 सड़कें, उसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी का है उसकी सड़कें बंद हैं और 1-2 बीआरओ की सड़कें बंद हैं। लगातार रिस्पांस टाइम कितना? रेस्पॉन्स टाइम देखिए जगह जगह का है। ये रेस्पॉन्स टाइम ये रहता है हमारा कि हमारी जेसीबी ऐसे स्थल पे कितने देर में पहुंचती है। तो उसमें हमने लोकेशन भी ऐसे आइडेंटिफाई कर रखी है कि उसको 25-30 किलोमीटर ज्यादा ना चलना पड़े। और खासकर जो हमारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमेशा ही वहां पर गिरता है, तो ऑलरेडी हमने वहां पर स्टेशन कर रखी है। अगर मैं बात करूँ जजरेट की, सिरोबगढ़ की, ये ऐसे लोकेशंस हमारे हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं कि जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पर कोई भी बारिश होगी तो गिरेगा, तो वहां पर हमारी सारी मशीनें ऑलरेडी स्टेशन रहती हैं। इसके अलावा कोई अगर नई जगह कोई स्लिप हो रहा है तो 25-30 किलोमीटर दायरे में हमारी सारी जेसीबी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने अपनी प्रस्तावित संकल्प यात्रा के जरिए जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दों को जनता के बीच उठाने की तैयारी की है। प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस यात्रा के दौरान राम मंदिर चंदा चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े विवाद जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी और जनता को कांग्रेस के पक्ष से अवगत कराएगी। खुद सरकार कहती है कि 40 करोड़ लोगों ने मंदिर के जो है दर्शन किए हैं। अगर 200 रुपए भी एक आदमी ने दिया तो कितना बैठा, कहाँ है वो पैसा?
वो पैसा आरएसएस और बीजेपी के पास है, इसीलिए चंपत राय चंपत हो गए, 8 लोगों को मुलजिम बना दिया। वो बेचारे क्या कहेंगे, उनके पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है। इन माय के लालों ने बद्रीनाथ नहीं छोड़ा, इन माय के लालों ने केदारनाथ का सोना खा लिया। तो भाई ये भी हमारा मुद्दा होगा, इस मुद्दे को लेकर भी जो है हम संकल्प यात्रा में जा रहे हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। राज्य सरकार ने पहले दिन 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे जन भागीदारी और विभिन्न विभागों के सहयोग से दोपहर तक ही पूरा कर लिया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस बार विशेष रूप से 10 लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अभियान के तहत शहतूत, आम, लीची सहित कई फलदार प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों और आमजन को भी भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है। देखिए, इस बार हमने लक्ष्य रखा था कि हम 10 लाख फलदार पौधे वितरित करेंगे। उसका लगातार वितरण चल रहा है और हमने इसमें सारे फलदार वृक्ष, नींबू, आम, लीची, पुलम, नाशपाती, सारे आंवला, ये फल का वितरण हमने किया है। 50,000 चाय के पौधे हमने लगाए हैं, 50,000 शहतूत के पौधे हमने लगाए हैं, ये विभाग मेरे पास है, और टोटल 11 लाख पौधारोपण का लक्ष्य। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की 63,30,000 रुपए की संपत्तियों को पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। जांच एजेंसी का कहना है कि भर्ती घोटाले की अर्जित अवैध धन को बैंक खातों, कृषि आय और अन्य निर्देश के माध्यम से वैध दिखाने की कोशिश की गई। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि धामी सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बिल्कुल ठीक हुआ है, उनको कोर्ट ने भी सजा देने का काम किया है और कोर्ट के आदेश से ही ये सारी चीजें हुई हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है और सख्ताई से उसका पालन भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो लोग हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का कृत्य करेंगे, उनकी चल अचल संपत्ति भी कुड़क होनी चाहिए, उनको सजा भी लंबे अंतराल तक मिलनी चाहिए। लगातार ऐसे लोग जो हमारे प्रदेश को नासूर की तरह शिक्षा में घुसकर उसको खत्म करने का काम कर रहे थे, खोखला करने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को सजा मिलना वाजिब है। हाकम सिंह जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पुष्कर सिंह धामी जी का जो नकल विरोधी कानून है वो उनको सजा दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में ड्रग्स हॉटस्पॉट क्षेत्रों की GIS मैपिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए डाइट के माध्यम से विशेष मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच की जाएगी और अनियमितता मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रशासन सामाजिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखकर युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगा। एनकोड की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ऐसे प्लेसेस जहां मल्टीपल केसेस मिल रहे हैं या जहां पेडलर या ड्रग एडिक्ट्स का नंबर ज़्यादा पाया जाता है, तो उन एरियाज़ को हम लोग GIS पे मैप करने के बाद में उन्हें एज अ हॉटस्पॉट या उनको बेटर तरीके से प्रिसाइज स्ट्रेटजीज़ के साथ में एड्रेस कर पाएंगे। तो यही इसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो कोर्सेज स्टार्ट किए जाने हैं बच्चों के, एक डाइट के माध्यम से एक मॉड्यूल तैयार करके बच्चों को या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को दिया जाना है, उस पर भी मेरे डायरेक्शंस गए हैं। और थर्डली, जितने हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके रेगुलर इंस्पेक्शन और कहीं अनियमितता पाई जाती तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने। और ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ जो कि लोअर इकोनॉमिक ग्रुप या सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में अगर ड्रग का।
उत्तराखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और भारत सरकार की वार्षिक ग्रेडिंग में उत्तराखंड शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय जिलों विशेषकर चमोली ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, भारत दर्शन कार्यक्रम और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा सशक्त हो रही है। देखिए, भारत सरकार हर साल जो है इसकी ग्रेडिंग करती है और आपने देखा होगा कि हमारा प्रदेश जो है अब टॉप 10 राज्यों में आ गया है। इसमें कई जिलों ने बहुत अच्छा काम किया है और ग्रेडिंग भी लगभग 30-40 पॉइंटों पे होती है। शिक्षा का स्तर कैसा है वहाँ पे जो है बच्चों के लिए पढ़ाई का वातावरण कैसा है, टीचर्स कितने हैं, प्रधानाचार्य कितने हैं, ये हर प्रकार की ग्रेडिंग होती है। और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा में एक तो हम लोगों ने एक बड़ा काम ये किया है कि अब उत्तराखंड जो है पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कई नवाचार कर दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की बात हो, वर्चुअल क्लास की बात हो, व्यावसायिक शिक्षा की बात हो, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देना हो, बच्चों के लिए भारत दर्शन शैक्षिक यात्रा पे भेजना हो। टॉपर बच्चों को जो है 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये हम लोग दे रहे हैं। जो हमारे टॉपर बच्चे हैं उनको जो है टॉप 100 बच्चों को हम IIT की कोचिंग करा रहे हैं, सुपर 100 हम लोग चला रहे हैं। तो काफ़ी हम लोगों ने नवाचार इस क्षेत्र में किए। अच्छा सर, दूसरी चीज़ आप उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के उस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है जिसमें उन्होंने देहरादून की 5 सीटें जीतने पर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही थी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ऐसे दावों के जरिए जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रदेश में बीजेपी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों के दम पर बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इस दावे को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या कांग्रेस ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि देहरादून में 5 सीटें कांग्रेस ले सकती है? कांग्रेस के ऐसे दावों की वजह से ही कांग्रेस आज देश में पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश और प्रदेशवासियों का भरोसा जागृत हो रहा है। और आज देश में 22 राज्यों में भगवा फहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और इस चुनाव के बाद भी आप देखेंगे कि देश में और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का, प्रदेशवासियों का भरोसा और मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी को पुनः 5 वर्ष विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को पूरा करने की दृष्टि से युवा मुख्यमंत्री को राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्रों से जुड़े हुए ऐसे मामलों ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 4 धाम से जुड़े मामलों में भी चढ़ावे को लेकर विवाद सामने आए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि वे भगवान राम के उपासक रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने श्रद्धा से सहयोग दिया था, लेकिन आज ऐसे मामले सामने आना बेहद दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह आज चंदा चोरी हुई है राम मंदिर के नाम पर, मैं भी राम मंदिर का बहुत बड़ा उपासक, मैंने भी राम मंदिर के लिए, मैं देहरादून जेल में 1 महीने देहरादून जेल में राम मंदिर के लिए रहा हूं, फिर उसके बाद पौड़ी जेल में रहा हूं राम मंदिर के लिए। हमने भी चंदा दिया राम ज्योति, पूरे राम ज्योति मैंने पूरे उत्तराखंड में राम ज्योति हरक से घुमाई थी, जो सिमट से लेकर उत्तराकाशी से लेकर हरिद्वार तक राम ज्योति मैंने घुमाई थी। हमें भी कष्ट हो रहा है कि जिस राम मंदिर के लिए हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, जिस राम मंदिर के लिए मैंने इतना कष्ट झेले, मैं 2 महीने जेल में रहा हूं जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए,
और आज आपने वहां चोरी कर दी, आज बद्रीनाथ में आपने चोरी कर दी, पेपर आप लीक कर रहे हो। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रुद्रप्रयाग जनपद में विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान लगातार जारी है। इस दौरान जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मतदाता सूची को 100% शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 14 जुलाई 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जा चुकी है और 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके साथ ही केदारनाथ विधानसभा में 27 अगस्त और रुद्रप्रयाग विधानसभा में 29 अगस्त तक दावों, आपत्तियों और नोटिसों की सुनवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग विधानसभा में 23,798 हैं। इसमें से 43%, 43.692 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो आज सुबह तक का डेटा है, इतने हमारे नोटिस डिलीवर्ड हो चुके हैं। और जो बचे हुए नोटिसेज हैं वो अभी डिलीवरी की प्रक्रिया में है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 25 दिन तक ये सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी। तो एक नोटिस देने के बाद हम 7 दिन का समय देंगे। जो भी कंसर्न व्यक्ति है वो 7 दिन में अपनी तैयारी करके फिर नोटिस के आधार पर सुनवाई की तिथि पर वो अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद एकदम फेयर, ट्रांसपेरेंट मैनर में सभी दस्तावेजों को, सभी पक्षों को सुनते हुए उसके बाद उस पर निराकरण किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारी विसंगतियां हैं उनके मैं प्रकार एक बार आपको बताना चाहूँगा। टाइप्स ऑफ एनोमली, जैसे कि एक एनोमली ये है कि कहीं पर माता पिता और मतदाता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर हो। दूसरी एनोमली ये है फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपड़ू उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।